हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 11 जिसका नाम है बीजगणित, यानी कि बीजगणित मीन्स अलजेब्रा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक करेंगे, उसके बाद हम 11.1 एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है चर। चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे कि हम इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं या किससे दर्शा सकते हैं। जैसे एन हो गया, पी, एक्स, वाई, कोई भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये चर। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। पहले तो है ये मैंने माचिस की तिल्ली बना के एल बनाया है। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे कि कितनी माचिस की तिल्लियाँ यहाँ पे बनी है। एक माचिस की तिल्ली ये, एक माचिस की तिल्ली ये, यानी मैंने दो माचिस की तिल्ली यूज करी। ठीक है, यानी दो माचिस की तिल्ली करने पे मेरे पास एल बन गया। ठीक है, यहाँ पे तो माचिस की तिल्ली यानी एल जो है इसको हम किससे दर्शा सकते हैं, 2n। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। आया समझ। l कैसे बना, l बना दो माचिस की तिल्लियों से, यानी 2n। ठीक है, यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये इसको हम लिख सकते हैं 4n। ठीक है, n हमारे पास क्या है, चर है यानी वेरिएबल है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, 4n यानी वेरिएबल हमारे पास, यानी चर कुछ भी हो सकता है, एन पी एक्स वाई। और हाँ, एक मेन बात इस वेरिएबल की ये है कि ये फिक्स्ड नहीं रहता है, मतलब इसका मान चेंज होता रहेगा। चर का मान चेंज होता रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर चर हमारे पास कोई स्पेशल वैल्यू है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू है कि जैसे 0 ही है इसकी वैल्यू, 4 ही है, नहीं, इसका जो मान है वो चेंज होता रहेगा, जैसे 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी मान है जो चर का हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 पे चलते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, प्रश्नावली 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि तिलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में सीखना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, वैसे हम करने वाले हैं। तो इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में इन्होंने तिलियों से टी बनाया है। अब अगर एक तिल्ली यहाँ पे लगी है, माचिस की तिल्ली, ठीक है, एक तिल्ली ये लगी है और दूसरी ये लगी है, यानी दो तिल्लियों का प्रयोग हुआ है, हमारे पास दो तिल्लियों का प्रयोग हुआ है। और हर एक तिल्ली के लिए हम क्या एन से, चलो एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी 2n की फॉर्म में इसके लिए ये नियम बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट पे है जेड। ठीक है, जेड ऐसे बनता है 1 2 3, यानी तीन तिल्लियों का क्या हुआ है, इसमें यूज हुआ है, तो ये बन जाएगा 3n। आया समझ। अगला है सी। सी में है यू बनाया है इन्होंने, इस तरह से यू बनाया है, यानी 1 2 3, वापस से कितने तिल्लियों का प्रयोग हुआ है, 3 तिल्लियों का प्रयोग हुआ है, तो इसको भी लिख देंगे 3n। डी पे चलते हैं। डी पे ये कह रहे हैं वी। ठीक है, वी यानी दो तिल्ली, सिर्फ एक ये वाली तिल्ली और दूसरी ये, सिर्फ दो तिल्लियों का प्रयोग हुआ, ये हो गया 2n बन गया। वैसे ही बनाया इन्होंने ई पे चलते हैं, ऐसे बनाया है ई को। हाँ, तो कितनी तिल्लियों का प्रयोग हुआ इसमें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये अलग अलग दिया है, ये दोनों। ठीक है, यानी 5 तिल्लियों का प्रयोग हुआ इसमें, 5n। आया समझ। वैसे इसमें s है और r है। s के लिए इन्होंने बनाया है इस तरह से, जैसे 5 बनता है, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 ही तिल्लियों का प्रयोग हुआ है इसके लिए। और r भी इन्होंने तिल्लियों से बनाया है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6n। इस तरह से r बनाया इन्होंने, ऐसे बनता है ना, ऐसे करके r बनाया इन्होंने, 6n। ठीक है, तो इसी की तरह से हमने इनको प्रदर्शित करना था, इसका नियम बनाना था। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं हम अक्षर एल सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए हुए कुछ अक्षरों, जो पहला प्रश्न था उसमें कुछ अक्षर दिए गए थे, उसमें जो है वो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। अक्षर कौन कौन से है और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एल से हमने पीछे क्या था, मैंने आपको एल डालना सिखाया था बेसिक में। एल से कैसे बना था, एक तिल्ली ये और दो, यानी दो तिल्ली से हमारे पास नियम बना था 2n का। ठीक है, यहाँ पे n हमारे पास वेरिएबल था, यानी चर था। ठीक है, 2n। तो इनमें से ऐसे कौन से हैं जो l की तरह सेम है, मतलब यानी जो मतलब 2n बने हैं। तो 2n क्या बने हैं, एक t वाला बना है और एक v वाला, यानी a और d, यानी t और v सिर्फ ऐसे हैं जो l की तरह क्या है, सेम है और ऐसा ही नियम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परेड हो रही है। ठीक है, जो जैसे स्कूल में होती है, 15 अगस्त जो रिसेंटली हुआ है उसमें जैसे स्कूल में करते हैं। ठीक है, परेड होती है एनसीसी की, एनएसएस की, तो वैसे ही परेड हो रही है, मार्च पास कर रहे हैं लोग। और एक पंक्ति में 5 कैडेट है। ठीक है, पांच लोग एक पंक्ति में, ऐसे बना लो, ये थर्ड क्वेश्चन है। 5 लोग ऐसे, पंक्ति ऐसे बनती है ना,
ऐसे ऐसे चलते हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5, 5 लोग क्या है पंक्ति में है। अब क्या है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, अगर हमारे पास क्या है पंक्तियों की संख्या हमारे पास पता है, जो ये रो बनी है, ये पंक्ति दी है, इसकी संख्या अगर हमारे पास ज्ञात हो, तो ये कह रहे हैं तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। हमने कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा, अगर हमारे पास, और पंक्तियों की संख्या के लिए उन्होंने बोला कि एन से हमारे पास पंक्तियों की संख्या को निरूपित कीजिए। मान लो अगर एन हमारे पास पंक्तियों की संख्या है और एक पंक्ति में 5 है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि पूरे कैडेट कितने हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, 5 गुणा एन, 5 गुणा एन, मतलब अगर एक पंक्ति में क्या है, एक पंक्ति में 5 लोग हैं और पंक्तियों की संख्या को हमने डिफाइन किया है एन, तो टोटल कितने हो जाएंगे कैडेट, 5 गुणा एन। ठीक है, इसको इस तरह से समझो, एग्जाम्पल की तरह से समझो। सपोज मेरे पास यहाँ पे है, मान लो 3 पंक्तियाँ होती, ठीक है, 3 पंक्तियाँ होती, 5 5। अब उन्होंने बोला कि एक पंक्ति में 5 लोग हैं और मेरे पास 3 पंक्तियाँ होती, यानी 1 2 3, यहाँ पे ये 3 पंक्तियाँ हैं मेरे पास। ठीक है, पहली ये, दूसरी थी, हर पंक्ति में 5 5 लोग हैं, तो हमने टोटल कैडेट मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, 5 है गुणा 3 रो है, 5 3, यानी 15 बच्चे टोटल। तो वैसे ही मैंने क्या बनाया है रूल, ये रूल कैसे बन गया, 5 हमारे पास क्या है एक पंक्ति में और टोटल पंक्ति की संख्या इन्होंने एन दी है, यानी 5 गुणा एन, मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 एन गुणा, और इसको साथ में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 एन, इसका मतलब भी यही है, आंसर क्या आ जाएगा 5 एन। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में ये कह रहा है एक पेटी में 50 आम है, आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे, पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए। इस बार हमारे पास वेरिएबल चर दिया है बी। ठीक है, पेटियों की संख्या के लिए अगर हमारे पास पेटियों की संख्या बी है और एक पेटी में 50 आम है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है वैसे ही सेम, एक पेटी में कितने हैं 50 आम है, इसमें 50 आम हैं एक पेटी में और टोटल पेटियां है बी, तो जितने सारे आम हैं मतलब कुल आमों की संख्या को हम कैसे किस प्रकार से लिख लेंगे, 50 गुना बी लिख लेंगे कि नहीं, 50 गुना बी क्या हो जाएगा 50 बी, 50 बी आ जाए हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका मतलब भी यही होता है। फिफ्थ पे चलते हैं। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुछ वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। हर एक टीचर जो है वो हर एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दे रहा है। ठीक है, हर एक को दे रहा है, हर एक को। अब ये बोलते हैं अगर हमारे पास मान लो विद्यार्थियों की संख्या हमें पता है, तो कुल टोटल पेंसिल हमने कैसे गिनी है, सेम सारे क्वेश्चन ही सेम ही दिए हैं उन्होंने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। तो विद्यार्थियों की संख्या के लिए बोला एस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, एस है विद्यार्थियों की संख्या, हर एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिल गई, तो टोटल कितनी पेंसिल बढ़ गई 5s, 5 और साथ में एस। समझ आया। चलिए 6 करते हैं। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ जाती है। ठीक है, 1 मिनट में एक चिड़िया 1 किलोमीटर उड़ रही है। क्या चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। मिनटों में उड़ने के समय के लिए टी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, टी का प्रयोग करना हमने टाइम समय का। ये है 6th क्वेश्चन। अब अगर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर उड़ती है, कितने मिनट 1 किलोमीटर में 1 मिनट। अब 1 मिनट में हमने क्या दिखाना है, टाइम हमारे पास दिया है, मिनटों के लिए हमने क्या प्रयोग करना है, टी का प्रयोग करना है। तो साथ में 1 किलोमीटर जब उड़ रही है, 1 किलोमीटर उड़ रही है, मिनटों के लिए हमने ये वाला प्रयोग कर दिया, तो 1 गुणा टी किलोमीटर, यानी टोटल आ जाएगा 1 टी किलोमीटर। और इसको एक हम गुणा में लिखे चाहे ना लिखे, सीधा टी किलोमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए 7th पे चलते हैं। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। ठीक है, और खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनना, जैसे ठीक है दिया गया है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। राधा ने एक रंगोली बनाई है 7th क्वेश्चन में, और उसमें क्या है, एक पंक्ति में उसने बनाए हैं 8 बिंदु। जैसे एक पंक्ति मतलब एक रो टाइप होगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु बनाया है इसने एक पंक्ति में। अब 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे, यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे, यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे। 8 पंक्तियों की रंगोली। ठीक है, एक पंक्ति है मेरे पास, कितने हैं इसमें बिंदु, 8 बिंदु हैं। अगर ये पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं ए वाला पार्ट, ए कर दो इसको टाइप, इसमें ए बी सी नहीं दिया है, इन्होंने सीधा एक क्वेश्चन में ये पूरा पूछा है, तो ए में पूछ लो 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे। सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां है 8, टोटल नंबर कितने पंक्तियों के 8 है, एक पंक्ति में 8 है, तो कितनी आ जाएगी 8 गुणा 8,
यानी आ जाएगा 8 आर हमारे पास इसका आंसर आ गया। बी में ये बोलता है यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु, अगर ऐसे ही 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे। 8 पंक्तियों के लिए 8 ही क्या है एक पंक्ति में, ये है पंक्तियों की संख्या 8, और 8 है जितने बिंदु है एक पंक्ति में, तो 8 कितने होंगे 64 64, ठीक है 64 आ गए। सी में ये कह रहा है यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे। यदि 10 ऐसी कितनी पंक्तियां हो, 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु बन जाएंगे। टोटल 10 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में 8 बिंदु है, 10 गुना 8 10 8 80, टोटल बिंदु हो जाएंगे 80, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। लीला जो है वो राधा, इसको नोट डाउन कर लो। लीला राधा की क्या है, छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, और क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं। राधा की आयु x वर्ष है, ठीक है। लीला जो है ये है, मान लो लीला, ठीक है, लीला है वो क्या है, ये राधा की छोटी बहन है। राधा क्या है, बड़ी बहन, बड़ी बहन मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है। बड़ी बहन राधा है और ये क्या है, छोटी बहन लीला है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, ये 4 वर्ष छोटी, इन दोनों के बीच में 4 वर्ष का गैप है, 4 ईयर्स। ये कह रहे हैं ये क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में, सपोज, और राधा की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है राधा की जो आयु है, राधा की आयु यानी एज, ठीक है, वो दी है इन्होंने x वर्ष। अगर राधा की आयु x वर्ष है तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी। लीला की आयु, जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल दिया हो और कहा हो, जैसे एज वाले क्वेश्चन हो गए, और इसमें क्या बोला हो कि कम है, अगर ज्यादा होगा तो हमने क्या बोला है, हमेशा क्या होना है, जमा होना है। कम बोला है तो यानी घटाना है। अगर मान लो 8 साल है, 8 साल की है लीला, और राधा क्या है 4 साल बड़ी है, मतलब 4 साल का गैप है, तो ये कितनी की होगी, 12 साल की होगी, ठीक है। अगर ये 13 साल की होगी, 4 साल का गैप है इन्होंने, तो 9 साल की हो जाएगी, ऐसा समझ। तो वैसे ही कह रहे हैं कि लीला की आयु, राधा की मान लो x वर्ष है तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी। राधा की छोटी बहन है लीला, और 4 साल छोटी हो, इससे 4 साल छोटी यानी x माइनस 4 वर्ष, माइनस ही करेंगे, x माइनस 4 वर्ष हमारे पास लीला की आयु आ जाएगी। सपोज राधा की आयु अगर 12 वर्ष है तो 4 साल छोटी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 4 8 साल होगी, ऐसा ही होगा, 8 साल आ जाएगी इसकी एज। तो हम इसको कैसे इस इन्होंने बोला था पदों, इस मतलब राधा की आयु के पदों की फॉर्म में इसमें लिखना है इसको, ठीक है, ठीक है। तो x माइनस 4 वर्ष जो है वो लीला की आयु हो गई, आया समझ। चलिए जैसे ही हम नेक्स्ट मतलब ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे को ज़्यादा पता लग जाएगा इसका। जैसे चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों को सदस्यों को दे दिए सबको, ठीक है, फिर भी 5 लड्डू बच गए, ठीक है। और यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हो, ठीक है, लड्डू को इन्होंने प्रदर्शित किया है L से, ठीक है, L से किया है, सीधा L लिखो, तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे, है ना। मतलब जो ये L हमारे पास क्या दिया है, L दिया है जिनको मतलब जितने इसने लड्डू बनाए थे, ठीक है, मतलब नहीं लड्डू नहीं बनाए थे, हाँ L हमारे पास है जितने जो माँ ने है लड्डू सबको दे दिए हैं, मतलब परिवार में सबको दे दिए, ठीक है, आपको हमको सबको दे दिए माँ ने जो लड्डू, वो है L। फिर भी जो हमारे पास 5 लड्डू बच जाते हैं, फिर भी क्या है, बोला ना कि 5 लड्डू हमारे पास सबको बांटने के बाद भी 5 लड्डू बच जाते हैं, और L है जो सबको हमने दे दिए। तो ये बोले कुल कितने लड्डू थे, कुल कितने होंगे, कुल के लिए मैंने हमेशा बोला टोटल बोलना है। L हमारे पास जो हमने सबको बांट दिए प्लस 5 लड्डू हमारे पास बच गए, तो टोटल लड्डू कितने आ गए, L प्लस 5 लड्डू आए कि नहीं, ठीक है। कुल के लिए वैसे ही हमने क्या करना है, जमा करना है। चलिए अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, संतरों की बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है, और जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं, और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिखा जाए, छोटी पेटी में है संतरों की संख्या, जो छोटी पेटी है संतरों की संख्या, अगर इन्होंने दी है x, ठीक है, x दी है, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है, ठीक है। पहले तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास एक बड़ी संतरे की पेटी है, और जब हम उसको खाली करते हैं तो 2 संतरे की मतलब इसके 2 संतरे की छोटी पेटियां बढ़ जाती हैं। एक बड़ी पेटी है, इसमें जितने संतरे हैं अगर इसको खाली करें तो वो 2 के बराबर हो जाएंगे,
2 छोटी छोटी पेटियां एक बड़ी पेटियों से मतलब इसमें भर जाएंगे वो। आया समझ, ये बोला इन्होंने। फिर भी क्या है 10 संतरे, और 10 संतरे क्या है बच जाते हैं। 2 पेटियां छोटी पेटियां भर जाती है इससे, जब इसको खाली करते हो 10 संतरे बच जाते हैं। तो इन्होंने बोला है टोटल मतलब कुल हमारे को संतरों की संख्या निकालनी है, और छोटी पेटियों की संख्या को हमने एक्स से प्रदर्शित किया है। अगर ये एक्स है, ठीक है, ये क्या है छोटी पेटियां है एक्स, हमने टोटल संतरे, ये टोटल संतरे किसके बराबर है 2 पेटियां ये और प्लस आगे 10, तो इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, ठीक है, एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x। साथ में 10 संतरे और बच गए हैं तो प्लस 10, तो टोटल संख्या कितनी आ गई संतरों की 2x प्लस 10, 2x प्लस 10, ठीक है। चलिए जो 11वां क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है एक्सरसाइज होगी 11 क्वेश्चन, तभी आपको क्या है, वैसे ये तिलियों वाले क्वेश्चन है और इसमें हमने तिलियों गिन के इनको चर की फॉर्म में लिखना है। चलिए अब चलते हैं हम 11.2 एक्सरसाइज पे। 11.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम, जैसे हमने चर के बारे में जो है वेरिएबल के बारे में प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो इसको इसका बेसिक पढ़ लेते, तब हम प्रश्नावली 11.2 पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें है वर्ग का परिमाप, हमने वर्ग का परिमाप पढ़ा था क्या होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब हम जहाँ भुजा लिखते थे और आयत के परिमाप में लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते थे, अब इसमें हम एक चर यानी वेरिएबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्ग हमारे पास होता है, मान लो ये, अगर इसकी एक वर्ग क्या होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो क्लियर हो गया। हमने एल यानी लेंथ यानी लंबाई, उसको एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी एक चर हो गया ये एल, ठीक है, एल एल यानी चारों क्या है एल एल है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप इससे क्या बन जाएगा, वर्ग का परिमाप बन जाएगा एल प्लस, सबको क्या करते हैं प्लस करते हैं ना, तभी हमारे पास क्या बनता है परिमाप बनता है एल प्लस एल, यानी हमारे पास 4 बार जो है वो एल प्लस हुआ, यानी 4l। 4 गुणा भुजा तो हम लिखते थे, भुजा की जगह हमने क्या लिख दिया एल लिख दिया, ठीक है, एक चर लिख दिया वेरिएबल 4l। अब है वैसे आयत का परिमाप लिखते हैं, आयत के परिमाप के लिए क्या होगा, आयत ये जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होगी और आमने सामने की, ठीक है, यानी एल हमारे पास अगर लंबाई होगी तो ये एल ही होगी, अगर ये बी, ठीक है, इसको बी चौड़ाई के लिए बी से माप लो, ठीक है, चौड़ाई हमने बी एक चर ले लिया, चौड़ाई आ गई बी। अब इनको क्या करते हैं जमा करते हैं, तभी हमारे पास, मैं इधर लिख लेती हूँ, ठीक है, इधर कर लेती हूँ मैं। आयत का परिमाप क्या बन जाएगा, प्लस करते सबको एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है, परिमाप ये होता है टोटल, ये लाइन है पूरी, इनको प्लस करते फिर हमने परिमाप बनाना सीखा था। क्या होता है वैसे आयत का परिमाप, लंबाई गुणा, नॉट लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, वैसे हम आज लिखेंगे, हाँ, और ये आ गया बी, ठीक है। अब हमारे पास देख लो 2 एल आ गया हमारे पास, इनको इकट्ठे लिख लो एल प्लस एल, 2 हमारे पास बी आ गया, बी प्लस बी, ये आ गया 2l बन गया, ये इन दोनों को जमा किया 2l बन गया, प्लस एक और एक 2b बन गए, यानी हमारे पास आयत का परिमाप क्या आ गया 2l प्लस 2b, ठीक है, 2l प्लस 2b चर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे। वैसे ही थर्ड पॉइंट में लिखा है संख्याओं के योग व गुणन की क्रम विनिमेयता, तो इसमें मतलब क्रम विनिमेयता, ये जो टफ सा वर्ड लग रहा है इनको समझ लो कि अदला बदली, जैसे योग के लिए पहले हम करते हैं, योग मतलब जमा करने के लिए, जैसे 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 5, अगर हम इनकी अदला बदली कर दें, मतलब 3 आगे लिख दें प्लस 2, ये भी कितना होगा 5 ही होगा, बराबर ही होता है, 2 + 3 भी 5 होगा, 3 + 2 भी क्या होने वाला 5। वैसे ही गुणन के लिए 3 × 4, 3 चौके कितना होता है 12, और 4 3 भी कितना होगा, 4 3 भी होगा 12 ही। वैसे 5 चौका 20 होता है, और 4 × 5 अदला बदली कर लो, आगे पीछे लिख लो, 4 पंजा भी कितना होता है 20 ही होता है, ठीक है। संख्याओं की योग और गुणन की क्रम विनिमेयता हमने पढ़ ली। एक और इसमें है पॉइंट है, वो है संख्याओं की वितरणता, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये हमारे पास बेसिक है, इसके इसी के बेस में हमारे पास 11.2 एक्सरसाइज होने वाली है। एक और इसमें पॉइंट है संख्याओं की वितरणता, वितरणता में हम करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल ही लेती हूँ, बुक का ही लेती हूँ, 7 × 38 का एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या होगा वितरण मतलब इसको तोड़ तोड़ के लिखना, 38 मैंने ये शायद कराया भी में भी, इसी क्लास 6 में है शायद, ये वितरण जो हमने नियम सीखा था, वितरण नियम, मेरे ख्याल से तो इसी में, हाँ, तो 38 है, 38 को हमने क्या लिखना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे 7 गुणा, मतलब जो ईजी हो, कैलकुलेशन के लिए ईजी हो, तो 38 के नज़दीक क्या है 30 है, 40 भी वैसे तुम लिख सकते, बुक में 30 दिया है, तो 38 को हम तोड़ के लिखेंगे 30 + 8 बन गया 38, 30 + 8 38 ही होते हैं, 30 + 8 क्या होते हैं 38 ही होते हैं। अब इनको जब ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, बॉडमस रूल मैंने आपको पढ़ाया है, शॉर्ट वीडियो में भी है। 7 पहले तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे,
तो पहले 7 को किससे, गुणा का चिन्ह है, ब्रैकेट में फर्स्ट उससे लिख लो, इससे गुणा कर लो, 7 गुणा 30, बीच में क्या है प्लस, फिर 7 को गुणा कर दो 8 से, यानी 7 गुणा 8। आया समझ, इस तरह से ब्रैकेट खोलना है। 7 ये 21 हो गए, 0 प्लस 7 56, 210 में 56 जोड़ोगे 266 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये संख्याओं की वितरणता है, ठीक है। अब हम जब एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो हमारे क्या होगा, ज़्यादा समझ आएगा। तो प्रश्न नंबर 11.2 पे चलते हैं सीधे। प्रश्न नंबर 11.2 में फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल से दर्शाया गया है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समबाहु मतलब जिसकी चारों भुजाएं हैं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया इसकी चारों भुजाएं बराबर, अगर ये एल है, ये एल है, तो ये भी एल होगी, सारी एल दी है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, तो लिख लो समबाहु त्रिभुज, हमने शॉर्ट में लिख लिया त्रिभुज को, का परिमाप हमने ज्ञात करना है। क्या होता है वैसे इसका परिमाप, 3 गुणा भुजा, तो हमने करना है पहले क्या करते हैं, हम तीनों को जमा करते हैं, तो कर लो, ये एल आ गया प्लस एल आ गया प्लस आगे भी क्या आ गया, एल आ गया, इनको जमा किया, कितनी बार एल है, 3 बार एल है, तो आंसर आ जाएगा 3L, ठीक है। 3L क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक समषटभुज आकृति भी दी गई होगी आपको बुक में, ठीक है। समषटभुज आकृति दी गई है। समषटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं हैं और चारों मतलब 6 की 6 बराबर है, उसको एल से व्यक्त किया गया है। एल का प्रयोग करते हुए इसका ही परिमाप हमने ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक षटभुज दिया है, ऐसे ही बनाया इन्होंने, 1 2 3 4 5 और 6, 6 की 6 भुजाएं बराबर है, हर भुजा की लंबाई एल है, ठीक है। एल होगी, अगर एक की एल है तो सबकी एल होगी, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, समषटभुज का परिमाप आ जाएगा 6 बार हमने क्या करना है, एल को प्लस करना है, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, ठीक है, 6 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 बार प्लस किया है तो 6L जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास घन दिया गया है और 3 डायमेंशनल आकृति दी है, इसमें बनाई भी है बुक में, जैसा कि आकृति 11.11 में दिखाया गया है। इसके 6 फलक होते हैं, हमें पता है जो घन है उसके 6 फलक मतलब जो फेस होता है, जैसे ये घन बनाया है इन्होंने इस तरह से, ठीक है। 6 फलक मतलब ये वाले फलक फेस, 1 2 3, एक नीचे की तरफ होगा 4, एक पीछे की तरफ 5 और एक इस तरफ होगा 6, ठीक है। और तो क्या है, ये सभी क्या है आइडेंटिकल यानी वर्ग होते हैं, वर्ग ही ये सारे, ठीक है, वर्ग होते हैं मतलब जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और घन के एक किनारे की लंबाई एल से दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आकृति में आपको एक किनारी एल से दी गई है, ये वाली लंबाई। तो घन के किनारों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमने किनारों की, किनारे क्या होते हैं, किनारे होते हैं ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किनारे हो जाएंगे। तो इसके लिए एक सूत्र ज्ञात करना है हमने, ठीक है। अगर ये लंबाई हमारे पास एल है तो टोटल किनारे के लिए, किनारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, किनारे, अभी मेरे पास कोई घन पड़ा नहीं है यहाँ पे ऐसे बॉक्स टाइप सा, मैं आपको बताती फिर, कुछ है नहीं। इस डस्टर को ही हम क्या कर लेते हैं, घन बना लेते हैं। वैसे तो ये घनाभ की शेप में, पर आप इसको सिर्फ इतना देखो, ठीक है, इतना देखो जहाँ तक ये बराबर आ रहा है, इतना से, हाँ इतना, ठीक है। अब ये घन बन गया है एक, हमने क्या काउंट करने इसके किनारे, यहाँ पे मैंने एक ऐसे बना दिया चौक के साथ, ये लो, ये सिर्फ इतना सा पोर्शन करो, ठीक है, ये क्या आ गया, घन आ गया। फिर भी ये थोड़ा घना भी लग रहा है, इतना कर दो छोटा। अगर मेरे पास एक किनारे की लंबाई इन्होंने एल दी है, ठीक है, एल दी है, ये सिर्फ इतना है, इतना बनाया मैंने, ये यहाँ से, और इधर ही मेरे पास ये ऐसे हो जाएगा। तो किनारे गिनो उसके कितने हो जाएंगे, एक आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल किनारे कितने होंगे, 12 किनारे होते हैं। एक 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं एक घन के। तो अगर एक इसकी लंबाई कितनी एल दी गई तो 12 किनारों की कितनी हो जाएगी, 12L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो 12L यही तो पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक वृत्त है, उसका व्यास, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है, ठीक है। मैंने आपको वृत्त की आकृति बताई थी, ये एक वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त मतलब एक गोल, जैसे चूड़ी बताई थी मैंने आपको, ठीक है, वृत्त है। अब उसका व्यास मतलब कोई भी, यहाँ इन्होंने आकृति में तो ऐसे दिया है, लेकिन मान लो ये क्या होगा,
मतलब जो एक एक रेखाखंड होता है, एक व्यास, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे चल जाएगा सीधा, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से दर्शाया है इसको, और उसको नाम दिया है ए और बी, पॉइंट ए यहाँ पे ए बी, तो ये एक रेखाखंड बन गया ए बी, रेखाखंड है ये ए बी, ठीक है। तो ये क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब ये बोलते हैं, और हाँ व्यास तो है लेकिन उसके केंद्र से होके, मतलब बीच से होके जाता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है व्यास उसको, ठीक है। केंद्र मतलब केंद्र हो गया उसका बीच में एक पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो उसको प्रकार रख लो और प्रकार से आप एक गोला खींच लो, ठीक है। तो जो प्रकार जहाँ का, प्रकार का आपने नोक जहाँ पे रखी वो उसका केंद्र आ जाएगा। और जैसे आकृति में हमारे पास दर्शाया गया है, वृत्त का व्यास ए बी जो है वृत्त का व्यास है, और सी उसका केंद्र है, यहाँ पे पॉइंट सी आ गया, इसका क्या आ गया, केंद्र आ गया। वृत्त के व्यास डी को, ठीक है, वृत्त का व्यास जो है हमने किससे प्रदर्शित करना है, वृत्त का व्यास, इसको प्रदर्शित करना है डी से, जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है डी। और उसकी त्रिज्या आर, त्रिज्या है, अब हाँ त्रिज्या क्या होगी, वृत्त का आधा होगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त का आधा, मतलब जो केंद्र से होके आधी कहीं चल जाएगी यहाँ को, और किसी व्यास का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो त्रिज्या इन्होंने दी है, और इधर लिखा है पी, और यहाँ पे आर, ठीक है, आर। तो हाँ उसकी त्रिज्या को, व्यास, वृत्त के व्यास को उसकी त्रिज्या के पदों में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास अगर वृत्त का व्यास है डी और त्रिज्या है आर, व्यास को हमने इसकी फॉर्म में लिखना है, तो डी को कैसे लिखेंगे, डी कितने बराबर हो जाएगा, व्यास जो है वृत्त का कितने के बराबर हो जाएगा, मैंने अभी भी बताया त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है, मतलब ये भी त्रिज्या होगी एक, यहाँ से लेके पॉइंट बी सी भी क्या है, त्रिज्या है, ए सी भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो फिर डी यानी व्यास क्या आ जाएगा, व्यास पहुंच जाएगा हमारे पास 2r, मतलब ऐसे लिख लो, ये भी r है, ये भी r है, ये क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। तो r प्लस r कितना हो गया, 2 बार r को जोड़ा, ठीक है, 2 बार r को जोड़ेंगे तो 2r, यानी d इज इक्वल टू 2r क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। इसको ये तो बोला था उन्होंने व्यास को त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, चौक टूट गई, बोलते हैं 3 संख्याओं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए, हम यह योग 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार से इन्होंने 3 संख्याएं दी है, 14 और 27 और 13, ठीक है। 3 को क्या हो रहा है, ये 13। ए पार्ट में ये कह रहे हैं हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त करते हैं, 14 और 27 को 41 जोड़ा, पहले इन्होंने इन दोनों को जमा किया, और फिर 41 में, मतलब ये इन दोनों को जोड़ के 41 आया, उसमें 13 जोड़ा, फिर वो हमारे पास टोटल क्या आ गया, 54, टोटल इन तीनों का क्या आ गया, 54 प्राप्त कर लेते हैं। बी पार्ट में ये बोल रहा है 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त करते हैं, इसमें ये पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये वो वाला है वितरण वाला जो हमने सीखा था, प्लस या इन दोनों को जोड़ो चाहे इन दोनों को जोड़ो, क्या आना है, तो आंसर सेम ही है, वही वाला है। तो ना 27 और 13 को जोड़ा, तब हमें इनके पास 40 प्राप्त हुआ, फिर 40 में जब इन्होंने 14 जोड़ा तो 54 ही प्राप्त हो गया, यानी ऐसा किन्हीं भी 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है, वो तो कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से ये बता रहे हैं 54 प्राप्त करते हैं, तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि पहले 14 प्लस 27 को जमा करो, इन दोनों को जमा किया, प्लस 13, तो ये बराबर होगा किसके, 14 प्लस इन दोनों को जमा किया, जब 54 आ रहा दोनों में आंसर आएगा ही, आगे पीछे, ठीक है। क्या तुम जमा रहे, चाहे पहले जिस मर्जी को जमा करो। ऐसा किन्हीं भी 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का क्या है, साहचर्य गुण कहलाता है। इस गुण को, जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं, चर ए बी और सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में निम्नलिखित, मतलब ए बी सी हमारे पास, मानो 14 ए है, ये बी है और सी है, 3 चर दिए, इसके रूप में हमने एक नियम बना लेना है, मतलब तो नियम क्या बन जाएगा, 14 को ए लिखा है, मतलब अगर हमने a प्लस बी को पहले जमा किया, फिर c को लास्ट में किया, तब भी 54 प्राप्त होगा। फिर अगर हमने a को पीछे छोड़ दिया और b और c को पहले जमा कर दिया, फिर a के साथ जोड़ा, तभी हमारे पास 54, यानी ये हमारे पास किसके बराबर होने वाला है, इसके बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। तो इसके साथ ही हमारे पास 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगी 11.3 एक्सरसाइज। इस चैप्टर में 11.5 एक्सरसाइज तक है। चलिए, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।